dear students. So today we are going to continue with the topic of solutions. In the last class we had seen the introduction of this chapter and also recalled all the formulas which you had studied in standard 11. Okay, so now first we will see what is solubility, है ना। क्योंकि जब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो सॉल्यूशंस कब बनते हैं, जब उसमें कोई सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिज़ोल्व जब हम करते हैं तो क्या होता है, नया सॉल्यूशन बनता है। तो उसके लिए हमको सॉल्यूशन को डिज़ोल्व होना मतलब एक सोल्यूबल होना, राइट। तो वो टर्म को क्या बोलते हैं हम, सोल्यूबिलिटी। तो पहले उस टर्म को हमको समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सोल्यूबिलिटी। तो व्हाट इज़ द सोल्यूबिलिटी मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी। तो देखो डेफिनेशन क्या है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मैक्सिमम कितना सोल्यूट या फिर सब्सटेंस एक कितने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सोल्यूबिलिटी। ओके, एंड सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स ऑन, ये 4 फैक्टर्स के ऊपर सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, कि सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सोल्यूट, वो भी पोलर है नॉन पोलर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर राइज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर भी राइज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कौन सा फॉर्म का सॉल्यूशन है, लिक्विड है कि लिक्विड गैस है कि सॉलिड लिक्विड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस भी देखे थे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड है। प्लस ये जो 4 फैक्टर्स है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, ये चारों टर्म इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी। इन चारों टर्म को डिटेल में हमको पढ़ना है कि ये फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं सोल्यूबिलिटी को। उसके पहले हम एक और टर्म देखेंगे डिसोल्यूशन की। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन मतलब क्या होना, डिसॉल्व होना, है ना। सोल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, उसको क्या बोलेंगे हम, डिसोल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, देखो सॉलिड और अ सोल्यूट, है ना। सोल्यूट कैसे फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि हम यहाँ पे टर्म्स सॉलिड और गैसेस की और सॉलिड और लिक्विड के बारे में ज़्यादा हम देखने वाले हैं, इसलिए सोल्यूट और सॉलिड डिसॉल्व एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। जब भी कोई सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को डालेंगे तो क्या होगा, वो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो डिसॉल्व होने वाला है सोल्यूट उसमें, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। ओके, उसके साथ ही एक और टर्म जुड़ा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन का, कि जब सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन कोलॉइड विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट प्रिसिपिटेटेड आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोल्यूट पार्टिकल डाल रहे हैं, है ना, मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट के भी तो अपने कुछ पार्टिकल्स हैं, वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कोलॉइड होंगे। कोलॉइड होने के बाद अगर उनका कोएगुलेशन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कोएगुलेट होना मतलब वो क्या होंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, है ना। प्रिसिपिटेशन होगा मतलब आपको मालूम है ना, फ्लोट होता है ऐसा सॉलिड पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो ये जो प्रिसिपिटेशन की प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, जब 2 सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे मतलब कोलॉइड होंगे और एक प्रिसिपिटेट बनेगा उनका, सॉलिड पार्टिकल फ्लोट होते हुए हमको दिखता है कभी कभी, तो वो जो सॉलिड पार्टिकल फ्लोट होते हुए दिखता है हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझो, क्योंकि ये टर्म्स से रिलेटेड आगे डेफिनेशंस वगैरह हमको देखना है, इसीलिए। इसके बाद में एक नया देखना है हमको कंसेप्ट, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व और सोल्यूबिलिटी, है ना। अभी हम सोल्यूबिलिटी के बारे में ही बात कर रहे थे, उसको हम क्या बोलेंगे एक और सेकेंडरी या जनरल लैंग्वेज में, कि कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट। एक सोल्यूट को जो डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है वो। तो इस केस में हमको 2 अलग टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा सुपर सैचुरेटेड।
और एक और मिलेगा दैट इज अनसैचुरेटेड, है ना। एक और मिलेगा, वो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड। यहाँ पे लिखती हूँ मैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेशन और अनसैचुरेशन मतलब क्या। सैचुरेशन मतलब क्या होगा कि अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया और उसमें हमने एक सोल्यूट मिलाते गए, तो कोई एक लिमिट होगी ना कि वो एक लिमिट के बाद में वो सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो वो जो एक पर्टिकुलर लिमिट होगी या फिर अमाउंट होगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जब वो सोल्यूट वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होगा, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर रेज किया या टेम्परेचर डिक्रीज किया तो हो सकता है और सोल्यूट मिलाने पे वो और डिज़ोल्व होने लग जाए, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होने वाली बात है। तो उस समय जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट डालने के बाद में वो सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या कि वो टेम्परेचर कंडीशंस को फॉलो ही नहीं करेंगे और फिर सोल्यूट डालते जाएंगे, वो डिज़ोल्व होते जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मेन हमारे लिए क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन देख लेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। एक टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स आफ्टर दिस डिज़ोल्यूशन ऑफ सोल्यूट स्टॉप्स, बराबर। डिज़ोल्यूशन मतलब डिज़ोल्व होने की जो सोल्यूट की कैपेसिटी है वो बंद हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो उस समय क्या होगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। हेंस अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। डायनामिक मतलब चेंजिंग, है ना। एक इक्विलिब्रियम होगा, तो उस इक्विलिब्रियम में देखो क्या होगा कि अगर सोल्यूट और सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो डिज़ोल्यूशन अगर हुआ तो एक नया सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और उसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वो क्या होंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो उस समय जो होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा उसका, ठीक है। और उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो गई, मतलब कि क्या रहेंगे, सॉल्वेंट और सोल्यूट एक दूसरे से उसके पार्टिकल्स कोलाइड होकर एक सॉलिड जो पार्टिकल्स फॉर्म होंगे उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी। उससे रिलेटेड एक टर्म एक और आने वाला है, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है वो, और सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कि एक इक्विलिब्रियम तो अटेन हो गया था, लेकिन उससे ज़्यादा सोल्यूट उसमें होता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट रहेगी, उसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी कुछ सोल्यूट उसमें हमने अगर डाला तो भी वो डिज़ोल्व होते रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड, है ना। इक्विलिब्रियम से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर उसमें है तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं, ओके। अभी तक के हम कंसेप्ट देख रहे थे सोल्यूबिलिटी का, क्या होता है सोल्यूबिलिटी, कैसे सोल्यूबिलिटी हम तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के डिज़ोल्व होने से पता चलती है। अब हम उसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे, जो आपको अगर थ्योरी में पूछा तो इस तरीके का ही लिखना है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगा वो, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए मैंने वैसे ही बताया था कि वो कब होने वाला है, जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही बनता है। तो डेफिनेशन क्या है, देखो अगेन आई रिपीट, द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ओके। तो इतना पार्ट तो यू हैव टू मग अप। इसके बाद में द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, है ना।
मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम सॉल्यूट कितना डिजॉल्व होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, वो उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, उतना कॉन्सेंट्रेशन का हमको सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर। क्योंकि देखो अमाउंट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। कितना मोल कितने लीटर में डिजॉल्व हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या है, देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो क्या बोल रहे हैं कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिस्कस करेंगे सबसे पहला। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। करेक्ट है ना, सारे के सारे सॉलिड डिजॉल्व हो जाते हैं क्या, नहीं होते हैं। जनरली अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर सिमिलर इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमको अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होना भी ज़रूरी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप का रिलेशन होना चाहिए, तभी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो उसको लिए नई टर्म नहीं है, ये टर्म से आप फेमिलियर हो कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, सुन रखा है सब लोगों ने, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो उसके लिए ये टर्म भी आप लोगों ने सुन रखी है कि दैट इज़ आयोनिक और पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, है ना। आयोनिक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो, या फिर पोलर जो है, पोलर मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर कैसा है, पोलर है, H+ और OH-। तो इसमें डिजॉल्व करने के लिए H+ और OH- में डिजॉल्व करने के लिए हमको सॉल्यूट भी कैसे लगेंगे, जो चार्ज है, जैसे कि NaCl, Na+, Cl-, शुगर, है ना, C6H12O6, उसमें भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। शुगर के फॉर्मूले में भी, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों में भी ड्यू टू, और इनमें ये जो है पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयन आयन इंट्रैक्शन होता है, बराबर है। वाटर के आयंस और NaCl के आयंस, फॉर एग्जांपल वाटर के आयंस और NaCl के आयंस वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, दोनों के भी आयंस फॉर्म होके। और दूसरी बात कि वाटर में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से भी, ये दोनों फैक्टर्स के वजह से क्या होगा, पोलर सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होगा, प्लस आयन आयन इंटरेक्शन भी होगा। इसके वजह से दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली, ये तो बात हो गई थी पोलर के लिए जिसमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स है तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। और उसको क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें चार्ज नहीं होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर और कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक, जैसे कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो है सॉल्वेंट, ये कैसे हैं, नॉन पोलर है। इसमें कौन से सॉल्वेंट डिजॉल्व हो सकते हैं, नैफ्थैलिन, पता है सबको फॉर्मूला नैफ्थैलिन का, एंथ्रासिन, कोलेस्ट्रॉल। ये सारे कैसे कार्बन हैं, कैसे कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन से, मतलब इनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही हैं, तो दिस आर नॉन पोलर। ठीक है, ये कैसे हैं, दिस आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं। देखो बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है, ईथर भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं होती है, न्यूट्रल होता है। तो देयरफॉर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं, बट दिस कंपाउंड आर डिजॉल्व इन वाटर बट आर वेरी लिटिल सोल्यूबल। वाटर में डिजॉल्व नहीं होते ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़े से क्वांटिटी में हो सकता है डिजॉल्व हो कुछ कंडीशंस चेंज करने के बाद में, लेकिन ये रेडीली डिजॉल्व किसमें है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व है। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, कैसा होना चाहिए, पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। विद एग्जाम्पल्स आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
क्या होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, द सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। कैसे हो सकती है ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो एक और बात पे डिपेंड है सॉल्युबिलिटी, द वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड विद द टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी मतलब क्या है, डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब क्या है, हीट चेंज, चेंज इन हीट। तो सॉल्यूशन की खुद की अपनी भी चेंज इन हीट है, डेल्टा मीन्स चेंज, एच मीन्स एंथैल्पी विच इज़ नथिंग बट चेंज इन हीट। तो ये जो चेंज है हीट का, ठीक है, ये जो चेंज है हीट का विद सॉल्यूशन विद द चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी फैक्टर इन कनेक्शन विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके लिए हम 3 छोटे छोटे ग्राफ देखेंगे, 3 डिफरेंट ट्रेंड्स हैं मेरे पास जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। टेक्स्ट बुक में पूरा कंबाइन करके दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल ले रही हूँ इसका, तो देखो फिर अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप टेक्स्ट बुक का पढ़ेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉर दिस 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स इन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स। ठीक है, 3 डिफरेंट ट्रेंड्स है, उसमें से पहला ट्रेंड ये है, देखो क्या होता है कि द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहली कंडीशन कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बराबर। तो इसमें कैसा होगा, जैसे कि ये ग्राफ देखेंगे, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या है, सोल्युबिलिटी है। ठीक है, वाई एक्सिस पे सोल्युबिलिटी है, यहाँ एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो 0, 20, 40 से यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पे 50, 100, 150 मोल पर लीटर से क्या हो रहा है, मोल पर लीटर से सोल्युबिलिटी के वैल्यूज गिवन है। ओके, तो देखो सब इसमें कैसा है, विद द इंक्रीज, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट, दिख रहा है सबको अच्छे से। KCl का, NH4Cl का, KI का और AgNO3 का। लेकिन थोड़े से और भी वेरिएशन है, पहले स्ट्रेट लाइन क्या बोल रही है और फर्स्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है हमारा कि सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो सब्सटेंसेस सच एज NeNO3, NH4Cl, KCl, AgNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एक्सेट्रा increases with the rise in temperature, and this is because the dissolution process for this substance is endothermic। क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब वो क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसके वजह से उनका जो डेल्टा एच वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, तब जाके वो क्या हो जाएंगे, सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग हीट। इसलिए देखो प्लस हीट लिखा है, इसलिए प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है, और वो एक नया सॉल्यूशन तैयार कर देते हैं। तो इस समय क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, एंड इट इज़, ये जो सब कुछ हो रहा है इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो आपने 11th में पढ़ रखा है। ठीक है, नहीं तो फिर एक बार 11th की बुक को रेफ़र कर लेना है इस चीज़ के लिए। इसके बाद में सेकंड कंडीशन है कि द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स या फिर सॉल्यूट डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मतलब 3 टाइप का ट्रेंड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड द टेम्परेचर। कि पहली कंडीशन क्या थी, सोल्यूट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड कंडीशन क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगेन देखो यहाँ पर फर्स्ट जो ये ग्राफ था उसी में सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl, ये सीजियम सल्फेट और लिथियम सल्फेट, इनकी सोल्युबिलिटी का ग्राफ देखो इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पर ग्राफ का नेचर कैसा है, देखो नीचे की साइड है, इसका भी साइड नीचे की साइड है, ऐसा राइजिंग नहीं है, डाउनवर्ड एरो है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सोल्यूट का सोल्युबिलिटी लेवल डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो इन फिगर 1.8 अबव का जो ऊपर का जो फिगर है वो सोल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट,
एंड सम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स Na2CO3H2O मतलब सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा डिक्रीजेज विद द राइजिंग टेम्परेचर। अब इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीज़न है, अपोजिट रीज़न रहेगा। पहले इसमें क्या कंडीशन आई थी, दे वेर एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आएंगी, डिक्रीज होने के पीछे क्या रीज़न रहेगा कि दे आर, यस यू आर करेक्ट, दे आर एक्सोथर्मिक। दिस इज बिकॉज द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा सॉल एच इज लेस बिकम्स, इसकी एच की जो वैल्यू है सोल्यूबिलिटी की वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूबिलिटी इज लेस देन 0, मतलब कि इट इज़ नेगेटिव, है ना। तो देयरफॉर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, जो नया सोल्यूशन तैयार होता है वो क्या करता है, हीट इवॉल्व करता है। और जब हीट इवॉल्व होता है मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। तो हमको क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज ऑफ सोल्यूबिलिटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोनों अपोजिट टर्म्स है, समझ में आई सबको। सोल्यूट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रोसेस कैसी रहेंगी, एंडोथर्मिक। हीट कैसा रहेगा, डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और अगर सोल्यूट डिक्रीज, सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीज हो रहा है विद राइज इन टेम्परेचर, कंडीशन क्या रहेगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट इवॉल्व होने वाली है, डेल्टा एच विल बी लेस देन 0। और लेस देन 0 मतलब डेल्टा एच कैसे रहने वाला है, नेगेटिव। दिस इज बोथ द कंडीशंस आर इन अकॉर्डेंस विद ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट थर्ड जो ट्रेंड है वो क्या बोल रहे हैं, देखो, द सोल्यूबिलिटी शोज इरेगुलर बिहेवियर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, सोल्यूट डिजॉल्व, rising temperature with the solubility increases with the rising temperature, solubility decreases with the rising temperature. Third condition, solubility shows irregular behavior with the increasing temperature। तो इसके लिए देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहले ग्राफ देख लेंगे कि Na2SO4 10H2O जो है उसका पहले राइज दिख रहे हैं हम विद द टेम्परेचर, यहाँ पे T है टेम्परेचर, यहाँ पे S है सोल्यूबिलिटी। तो टेम्परेचर के साथ साथ इसका पहले राइज हो रहा है और फिर बाद में ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जब हम ट्रांजिशन देख रहे हैं विद द राइज इन टेम्परेचर, इसके जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, और सिर्फ बचेगा क्या, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये जो पॉइंट है सब में यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि एक पीक आ रहा है उसके बाद में डिक्रीज हो रहा है, पहले ये इंक्रीज देन डिक्रीज। सेम देखो, कैल्शियम हेक्साहाइड्रेट से फिर कैल्शियम टेट्राहाइड्रेट से कैल्शियम डाइहाइड्रेट हो रहा है, राइट। देखो कर्व्स है, 3 कर्व्स, ट्रांजिशन कर्व्स। इसके बाद में सिमिलर केस, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट टेट्राहाइड्रेट के साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो देखो यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन टेम्परेचर आ रहा है इनके बीच में। तो ये कैसा बिहेवियर हो गया, इरेगुलर बिहेवियर हो गया ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, दे शोज इरेगुलर बिहेवियर विद द सोल्यूबिलिटी शोज इरेगुलर बिहेवियर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो, सोल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट इंक्रीजेज अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, दैट इज द कर्व्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड हेंस नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। बराबर है, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू द चेंज इन सॉलिड फॉर्म्स। बराबर है, सॉलिड फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, देखो सोडियम पहले कैसा था, डेकाहाइड्रेट था, 10 है तो डेका बोलेंगे, अबाउट 32.8 डिग्री सेल्सियस ये किस में चेंज हो जाता है, अनहाइड्रस बन जाता है सोडियम सल्फेट में, और बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस में ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डेकाहाइड्रेट फॉर्म में। तो ये दोनों भी सॉलिड फॉर्म के चेंज है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द चेंज इन सॉलिड फॉर्म्स। वैसे ही सबके साथ हमने देखे कैल्शियम हेक्साहाइड्रेट वगैरह का भी और फेरस सल्फेट का भी इस तरीके का इरेगुलर चेंज है सोल्यूट्स का डिजॉल्व करने पे। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स हमने अच्छे से समझ लिए। इसके बाद एक नोट हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्या बोल रहा है ये नोट, कि इफ द सोल्यूट डिजॉल्व्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेंगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होंगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड सेकेंड कंडीशन, इफ द सोल्यूट डिजॉल्व विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब प्रोसेस कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होंगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ठीक है। तो ये सब कुछ सॉलिड और लिक्विड के बीच में हो रहा था। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे गैसेस के लिए। और गैसेस क्या होने वाला है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों होने वाला है, बिकॉज गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कि क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। गैसेस को अगर लिक्विड में डिजॉल्व करना है तो क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। और जब उसको हम डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, राइट। तो उसका फॉर्म भी तो चेंज हो रहा है ना, गैस का फॉर्म चेंज होगा, उसको डिजॉल्व करेंगे हम, उसको लिक्विड में बदल देंगे, उसको डिजॉल्व टेम्परेचर राइज करने पे। तो प्रोसेस कैसी होने वाली है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि गैस क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में चेंज होने वाला है वो। इसके वजह से इट इवॉल्व्स हीट, ठीक है, इट इवॉल्व्स हीट। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये सब कुछ जो बात हुई, ये सारी टेम्परेचर से रिलेटेड बात हुई। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी थी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। रहेगी क्या, नहीं रहेगी। क्यों, बिकॉज क्या है, बिकॉज एज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिमेन अनइफेक्टेड, है ना। सॉलिड भी इनकॉम्प्रेसिबल है और लिक्विड भी इनकॉम्प्रेसिबल है। उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई करो वो जैसे कि वैसे ही रहने वाले हैं। तो इफेक्ट किसके ऊपर आने वाला है, सोच के बताओ थोड़ा सा। इफेक्ट आने वाला है गैसेस के ऊपर आने वाला है ना। प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड्स और लिक्विड पे नहीं होगा, सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में गैसेस पे होने वाला है। तो इसके लिए हम टर्म देखेंगे, हाउएवर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, है ना। प्रेशर हमको किसके लिए अप्लाई करना होता है, गैसेस के लिए, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, रैंडम रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट मूवमेंट में रहते हैं। तो उसको हमको एक डिज़ोल्व कराना है तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी के लिए प्रेशर का रिलेशन हम जब गैसेस की सोल्यूबिलिटी को पढ़ते हैं उस समय हमको करना पड़ता है। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया, हेनरी ने एक्सप्लेन किया इसको। तो इसके लिए हमको एक हेनरी लॉ पढ़ने का है। तो हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। जब हमको एक गैस को सोल्यूबल बनाना है, मतलब कन्वर्ट करना है उसको, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रेशर। उसका उससे रिलेशन कैसा है, देखो डायरेक्ट रिलेशन है, सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू टी। उसके लिए हमने KH हेनरीज कांस्टेंट जो है KH, के सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट H हेनरी ने किया, इसलिए H करेंगे। तो S इक्वल टू KHP। S इज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन मोल पर लीटर, P इज द प्रेशर ऑफ गैस इन बार ओवर द सॉल्यूशन, बार में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो इसका हमको अगर यूनिट निकालना है तो क्या होगा, KH इक्वल टू S/P इक्वल टू मोल पर लीटर बाय बार इक्वल टू मोल पर लीटर पर बार, ठीक है। तो एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि वैन P की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली, 1 बार ले ली, और KH इज इक्वल टू S हो जाएगा, है ना। अगर P की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर तो KH बिकम्स इक्वल टू S। तो हम और एक और चीज़ बोल सकते हैं, दस KH इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड व्हेन इट्स प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 1 बार। अगर एक बार का प्रेशर हो गया तो सोल्यूबिलिटी जो है KH जो है सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड। KH की वैल्यू रहेंगी उसके कांस्टेंट की, उतनी उसके सोल्यूबिलिटी की भी वैल्यू हो जाएंगी। ये चीज़ हम बोल सकते हैं कब, लेकिन जब प्रेशर कितना है, 1 बार का है तब। ओके, इसका एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम लोग को देखने मिल सकता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, है ना। उसमें क्या करते हैं, CO2 को अंडर प्रेशर, CO2 किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको इतना प्रेशर लगाते हैं कि उसको वाटर, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो लिक्विड होते हैं उसमें उसको डिज़ोल्व करके रख देते हैं और फिर उसको सील पैक कर देते हैं। और जब हम उस सील को ओपन करते हैं या शेक करके ओपन करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो गैस जो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है वो वेपर फॉर्म या बबल्स के फॉर्म में वो
बाहर निकल जाती है ना। तो यही हेनरीज लॉ का कंसेप्ट है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स को बॉटल में फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है कि कुछ गैसेस जो है जैसे कि अमोनिया है, CO2 है, वो क्या करती है, दिस गैसेस डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ बिकॉज दिस गैसेस रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज ऑफ द हायर सोल्युबिलिटीज। इनकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और फिर बाद में नया दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर लेती है। जैसे कि अमोनिया वाटर में डिजॉल्व करने के बाद अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म कर लेता है, और CO2 और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म H2CO3 जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। वो ये चीज़ फॉर्म कर लेता है, मतलब वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब उनकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो दो गैसेस है अमोनिया और CO2, दीज आर द एक्सेप्शंस टू हेनरीज लॉ। बाकी सारी गैसेस ये रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, कि सोल्यूबल प्रेशर इंक्रीज किया तो गैस सोल्यूबल हो जाएगी करके। ठीक है, पर यहाँ पर अमोनिया और CO2 वो दूसरे नए कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद में हम आगे का देखेंगे।